अगले साल आ जाएंगे मोदी जी, फिर से बोलेंगे कि मैं तो हिमाचल का बेटा हूँ, मैं तो यहाँ पे पता नहीं क्या किया, मैं तो फोटो भी खिंचवाई है। मैं अबे आप बुलाओ ना जब जरूरत है। सुखराम जी, आपको चुना है जनता ने, आप इस वक्त मेरे भी एमएलए हो। आप कहते हैं गांव रक्षक आप बनते हैं, गौ माता बोलते हैं। इंडिया हैज बिकम द नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर। राम मंदिर के नाम पे आपने चंदा इकट्ठा कर करके पूरी सरकार बना ली, सब कुछ कर दिया। 1200 करोड़ का घोटाला आप उसमें करके चंदे में करके बैठ गए। करता हूँ कि जब 2014 में बीजेपी आई है ना, तो वो सड़कों पर कहीं गड़ में सिलेंडर डाल के होते थे, कभी कुछ होते थे, पर आज वही 10 भी क्या 12 साल हो गए हैं। कांग्रेस ऐसे कभी किसी मुद्दे पर ग्राउंड में नहीं दिखी है। जैसे आज उन्होंने फिर से पदयात्रा निकाल दी, अब उनको दिख रहा है कि भाई लोग अब, क्योंकि टेंडर पास हो चुके हैं सारी सड़कों के, अम्बोया वाले उसका भी टाइलिंग का हो चुका है टेंडर, बरसात जैसी हटेगी वो सब लग गई, अब बस वो क्रेडिट लेने के लिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे टेंडर्स की लिस्ट है, ये सारे पास हैं, ये सारी रोड्स। अब जब हमारा रशिया से सस्ता तेल आना कम हुआ और क्रूड ऑयल वहां पे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से महंगा हुआ, तो आप ये सोचिए ना, उसका फैक्टर यहाँ पे भी तो प्ले करेगा ना। आप वो सिर्फ कोटा में ही हो रहा है, तो पूरे उसमें नेशनल हाईवे का तो काम चल रहे हैं। तो बद्रीपुर से पुरू वाला इन्होंने अपनी घर के पीछे की रोड इन्होंने 11 करोड़ में बनवाई। संतोषगढ़ से फतेहपुर तक की इन्होंने 9 करोड़ में बना ली। फिर आप सड़कों पे या फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई जब आप तो वैसी सरकार में हो? नहीं, ये तो इनके टाइम में बन चुकी है ना। फिर उस टाइम आप अपोजिशन में थे। नहीं, अब डेवलपमेंट हो रही है, जब डेवलपमेंट हो रही है हम उसमें नहीं, आपको ये होना चाहिए था ना, ये फंड इस जगह के लिए आया है, तो ये उस जगह क्यों लग रहा है दूसरी? खुद अपनी विधानसभा में जब चल रही होती है, जब अपनी सरकार होती है, तब ये सोते हुए इनकी वीडियो वायरल होती है। अब ये एक्टिव हो रहे हैं कि भाई कांग्रेस काम नहीं कर रही। 9 करोड़ कुछ का बजट था डीएमएफटी का, कितने लेके आए सुखराम? 20 या 30 लाख। अरे आज आपने पदयात्रा की इन्होंने कि सड़कें खराब हैं, सब कुछ खराब है, आप कहाँ थे इतने टाइम से? इतने टाइम से आप सो रहे थे, क्यों नहीं बता रहे कि क्यों नहीं सड़कें बनी? अनुराग ठाकुर जी बोल के गए मैं रेल लेके आऊंगा, उसके बगैर मैं उसके बिना मैं पौंटा कभी आएंगे नहीं, 2 बार तो पौंटा लिए हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, इनसे छोटे से छोटा वर्कर, बड़े से बड़ा। रिकेश भाई, सारी आपकी बातों से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक है, पर इन सब में कांग्रेस क्या कर रही है? आप कांग्रेस से चाहते क्या? मेरे को लोग मेरे से पूछते हैं आप बीजेपी से सवाल पूछते रहते। भाई मैंने वोट ही 2014 में दिया है, तो मैं उन्हीं से तो पूछूंगा। उससे पहले तो मैं स्कूल में था ना। जी। आप एक काम करिए सुखराम जी, 20 साल आपने राज कर लिया, 20 साल आपने पौंटा की जनता का बेवकूफ बना लिया, आप छोड़ दो। तो सभी जगह वो दिख रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मीडिया बाय कर दिया, सारा कुछ मार्केटिंग इनकी, they are doing marketing, nothing else, they're not doing politics। वो काम कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस मीडिया पर क्यों नहीं अपना वो कर सकती? पैसा कांग्रेस 70 साल की पार्टी है, तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। आपको कि अब कोटा में सिर्फ यही बातें हो रही हैं, जहाँ पे भी भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। अब आने वाले टाइम में कहीं तो बातें ऐसे कर रहे हैं कि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही, अब बीजेपी आएगी 2027। दूसरा मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट पे सुखराम जी ने बोला पीडीएनए का फंड आया है कोई 1.5 करोड़ का, वो भी इन्होंने झूठ बोला। वो 7.5 करोड़ का आया हुआ है, उन्होंने 1.5 करोड़ का बताया। कांग्रेस में अब पार्टीशंस बहुत हो रहे हैं। एक पर्सन ने तो कांग्रेस को कबड्डी का भी टैग दे दिया कि कबड्डी में कितने पर्सन होते हैं, 7। कांग्रेस का वो हाल। आपने जिन्होंने वो कबड्डी का टैग दिया है उनसे पूछा बीजेपी में कितने ग्रुप हैं? खुद भी तो वो बीजेपी के ग्रुप में से ही है। गिरनेश जंग जी से इतना लगते क्यों है? खुद की कांग्रेस दूसरे देशों के मुद्दे होते हैं, कोई टेक्नोलॉजीज के, कोई चांद पे जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, और हमारे अभी तक मुद्दे ही सड़कें, पानी, बिजली, मुस्लिम, ये इस। सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका अमन संधू शो में। आज मिलिए पोंटा साहिब के, या फिर कह दीजिए हिमाचल के सबसे युवा नेता कांग्रेस के, जो कि अभी फिलहाल ही जिला परिषद भी बने हैं और यूथ में इनकी काफी पॉपुलैरिटी भी है, ट्रेंडिंग में भी चले हुए हैं आजकल। तो स्वागत है रिकेश जी आपका अमन संधू शो में। धन्यवाद अमन भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जिला परिषद की इलेक्शंस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको मेरे शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया जी, शुक्रिया। और बताइए कैसे हो, ठीक हो? बस सब बढ़िया। अब आप बताएं क्या चल रहा है? बस काफी आपके पॉडकास्ट पे काफी लोग एलिगेशन लगा के जा रहे हैं कांग्रेस पे। बस यही हमारा काम है कि पोंटा साहिब के मुद्दों को, नहीं, बहुत जो भी बहुत अच्छी बात है कि आप अकाउंटेबिलिटी होनी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है। जब बिल्कुल तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। बट एलिगेशंस लग रहे हैं उनका, मैं खुल के आज थोड़ा सा करेंगे आप धीरे चलो धीरे। उस पर आते हैं, हाँ पहले जी। इस पे ये बात करते हैं कि आप युवा नेता हैं एक, और काफी कम एज के हैं, तो आपका पॉलिटिक्स में आने का ये कारण क्या बना, या फिर आपकी इच्छा थी कोई? हाँ, मैं अभी प्रेजेंटली 30 इयर्स का हूँ। ओके। 96 का मेरा बॉर्न है। जी जी। एंड मैंने मेरे ख्याल से सबसे पहला वोट मैंने 2014 में दिया था, जिस टाइम मोदी जी मोदी बने। जी बने। तो पॉलिटिक्स में आने का नेता तो मैं पहले सबको मैं ये बोलता हूँ, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। जी मैं लोगों का भाई, दोस्त, बेटा, जैसे भी जो लोग हैं, मैं नेता, मेरे को शब्द ही पसंद नहीं है। जी जी। बट एक ये आने की, इसमें घुसने की मेरी एक ये पर्सनल वो थी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है अपने देश को या किसी अपनी सिटी को जी जी। कि हमारा देश ऐसा क्यों नहीं करता, हमारा देश वैसा क्यों नहीं करता, हम्म। क्योंकि मैं बाहर भी घूमा हूँ, मैं बाहर काफी ट्रैवल करता हूँ और करते भी आया हूँ। ओके। तो मेरे को लगता था कि भाई हमारा देश क्यों नहीं कर सकता। जी एंड मेरे को ये लगता कि टिल द टाइम वी एज अ प्रिविलेज पीपल, लाइक एज अ प्रिविलेज पर्सन, जी। जी जी। अगर हम इसको नहीं उठाएंगे तो फिर बाकी लोगों को तो कुछ नहीं होगा। जी तो मेरा बस ये था कि इट इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द पीपल, माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सिटी जी। दैट आई हैव ग्रोन अप इन। ओके ओके ठीक। तो आपके पास तो वैसे काफी ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से है, तो ज्यादातर देखते हैं कि पॉलिटिक्स ग्राउंड के बच्चे होते हैं जो वो बाहर होते हैं, और या फिर उनका कोई अपना बिजनेस होता है। तो आप पॉलिटिक्स में ही क्यों आए, कि आपके पास ऑप्शंस तो काफी और भी होंगे? एग्जैक्टली माई पॉइंट, मैं वही कह रहा हूँ, जब तक हाँ, ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि मैं प्रिविलेज हूँ, जी आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, जी जी जी। मेरे पास ऑप्शन है, ये सबके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और अगर उसको सुधारना है हम्म। तो जब तक हम जैसे प्रिविलेज लोग इसमें नहीं आके कुछ सुधार करेंगे, जी जी तब जी। तक नहीं सुधरेगा ये। तो मेरी बिल्कुल। एक वो सोच है। और आई नो वन मैन कांट मेक अ डिफरेंस, जी। बट चेंजेस शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। और आते ही आप सीधा जिला परिषद की एंट्री मारी, कोई छोटी मोटी उससे भी नहीं? नहीं, लोगों को लग रहा है कि मैंने आते एंट्री जिला परिषद की मारी, पर मैं लोगों के बीच में पिछले 10-12 साल से हूँ अमन भाई। ओके। मैं लोगों को लगता है कि मैं बस आके घुसा गया और जिला परिषद का क्योंकि इलेक्शन। सबको तो यही लग रहा है कि रिकेश जी एकदम आए और एकदम ही इनकी जिला नहीं, परिषद की ये टिकट लोगों कंफर्म का है। नैरेटिव है, लोगों को जिनको क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे को ना मीडिया में रहने का शौक है, जी ना ऐसे इंटरव्यूज करने का शौक है। जी। मैं सिर्फ लोगों के बीच में रह के जो उनके काम हो सकते हैं मैं वो करवाते आया हूँ और जी। करवाते रहूंगा। मैं ओके पिछले 10-12 साल से, मैं जैसे आपको बोला, मैं 10-12 साल से एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। ओके ओके भगा मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी, मुहिम चलाई थी जो ओके। एंटी ड्रग्स थी, जो नशे के खिलाफ थी। जी 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 जी। वो मैंने 2016 में, मेरे ख्याल से 15 या 16 में चलाई थी। और उसी को देखते हुए, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स हूँ, मैं खुद नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, तो जी मैंने स्पोर्ट्स से एक ऐसी चीज है कि जो युवा अलग डायरेक्शन में या नशे में जा रहा है या किसी उसमें गलत उसमें लग रहा है, स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है कि स्पोर्ट्स फील्ड में आके बंदा अपना सारा फ्रस्ट्रेशन दिन का या अपनी हेल्थ, जब तक आप हेल्थ को अपने फिट रखोगे, जी। दिमाग अपने आप फिट रहेगा। तो बिल्कुल। मेरी वो सोच थी। और वो 2016 से, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, 10 साल हो गए हैं हम बगानी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट पिछले 10 साल से लगातार कराते आ रहे हैं। जी और जी। वो टूर्नामेंट अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि डिफरेंट स्टेट से, दूर दूर से स्टेट से खेलने आते हैं वो टूर्नामेंट। ओके। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछले साल, आपको पता होगा, मैंने पूरे सिर्फ पौंटा साहिब क्षेत्र के लिए, लड़कों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, JPL, जी जंग जी। प्रीमियर लीग, गुरुद्वारा ग्राउंड में। गुरुद्वारे ग्राउंड में। जी उसमें हर पंचायत से, हर वार्ड से मैंने टीमें ली थी, जी। जिनको मैंने पूरा विदाउट एनी एंट्री फीस, जिनको मैंने किट्स भी खुद प्रोवाइड कराई थी। ओके। बस मेरा एक ये मोटिव था कि लोग फील्ड में आए। एज कोई नहीं थी उसमें, आपको बताऊं, मैं उसमें ऐसे भी लोग थे जो 50 साल के भी उस टूर्नामेंट में आके खेले। जी तो देख के अच्छा लगा कि लोगों आए, इन्वॉल्व हुए, और जो बच्चे और जो गांव के बच्चे जिनको, क्योंकि पौंटा ग्राउंड एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, वो MC ग्राउंड, गुरुद्वारा ग्राउंड, आप जो बिल्कुल भी कह लें आप उसको, बिल्कुल। वो एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। और वो
अगर पोंटा के बच्चों को ही नहीं मिल रहा खेलने का सही है। तो क्या फायदा उस ग्राउंड का। तो मेरा बस एक ये थी कि उस ग्राउंड पे पोंटा के हर गांव से, हर कोने से बच्चा आके अपना टैलेंट दिखा सके, जी। और उसी में से मैंने करते हुए मैंने कहा था, जब मैंने टूर्नामेंट शुरू किया था तो मैंने कहा था मैं बेस्ट प्लेयर्स की एक टीम बनाऊंगा। और आपको मैं बताते हुए मेरे को ये खुशी भी हो रही है कि जब हमने टूर्नामेंट के बाद वो टीम की हमने बनाने की शुरू की, जी। तो इतना टैलेंट था कि वो मेरे से एक टीम पे रुकी नहीं गई, मेरे को 2 टीम बनानी पड़ी। ओके। और उन टीम को मैं आप हर जगह जहां भी वो खेलना चाहती है, चाहे कोई टूर्नामेंट हो, उस पूरी टीम, दोनों टीम का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। ओके। उनको कुछ भी जरूरत हो, जाते हैं वो बहुत से बहुत अभी चांदनी में एक बहुत बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, ओके। वहां खेला उन्होंने। फिर हमारे पोंटा का, क्या मेरे ख्याल से सिरमौर का जो सबसे पहला क्रिकेट ग्राउंड जो आपने टॉली भाई ने बनाया जी हमारा जी जी, बहराल में, बहराल उन्होंने टूर्नामेंट कराया, तो उसमें खेली हमारी टीम। जी। तो मेरी तरफ से बस ये है कि बच्चों को जहां भी जाने की वो हो, इच्छा हो, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और खुद मेरे को पता है इस देश की स्पोर्ट्स की क्या हालत है। जब तक कोई कॉमनवेल्थ का या गोल्ड ओलंपिक्स का मेडल नहीं आता, तब तक किसी की पूछ नहीं है। जी जी जी। उसके बाद सब आपके आगे पीछे हैं, पर उससे पहले आपकी आपकी स्ट्रगल में, आपकी फाइट में एक स्पोर्ट्समैन की बिल्कुल कोई नहीं है। जी जी। तो मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतने अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। रिकेश भाई, एक मेरा पर्सनल सवाल और है कि जैसे जो नॉर्मल पीपल होते हैं जो पार्टी में वर्क करते हैं, ठीक है, उनके लिए वो सालों साल पार्टी में निकाल देते हैं, उनको कहीं आगे अभी टिकट नहीं मिलती, या फिर तो ये कुछ आपके लिए अलग था कि जिला परिषद की टिकट आपको मिली, या फिर ऊपर से ऑर्डर था, या फिर आपके पापा के कारण हुआ, या आप काम कर रहे थे फील्ड में? क्योंकि ये सवाल आम जनता का होता है, एक तरह से कह लीजिए नेपोटिज्म टाइप, कि जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से है तो वो बच्चे को अपने आगे करता है। तो ये सवाल मेरा है कि आप इसमें, आपका क्या कहना है इसमें? नेपोटिज्म में बुरा क्या है, मेरे को आप ये बताए पहले। जी। कुछ बुरा है? नहीं, बुरा कुछ नहीं डॉक्टर है। का बेटा डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल वकील का बेटा वकील बनेगा, बिल्कुल एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, बिल्कुल बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। बिल्कुल। तो नेता का बेटा नेता बन जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? जी अभी मैंने पिछले उसमें भी देखा, सुखराम जी की बेटी अब आगे आ रही है, जी तो जी लोगों को उसमें दिक्कत हुई। जी। भाई क्या दिक्कत क्या है? अगर जनता के बीच में रहेंगे, जनता उनको लगाव है जनता से, जनता के बीच में जाके उनका काम कर रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि मैंने वो अभी तो जनता बाय द एंड ऑफ इट, अगर मेरे पापा मेरे को जी चाहे बनाना, जी उनके चाहने से तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं नहीं वो तो जनता ने वोट देके चुनना है। बिल्कुल कुछ गलत तो नहीं, नहीं 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 डेमोक्रेसी बिल्कुल उसी चीज का नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी और में वो नहीं है। मेरे अगेंस्ट 2 इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए, जी वो भी कांग्रेस पार्टी के थे, जी जो जी। पूर्व में जिला परिषद भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में ब्लॉक अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं आपके ही against? मेरे अगेंस्ट। ओके और दूसरे माजरा से पहले प्रधान रह चुके हैं। ओके। अब लोगों ने उनको नकारा, उनको बिल्कुल मौका दे दिया था ना पहले, बिल्कुल बिल्कुल। उनको मौका दिया आपने, उन्होंने काम नहीं किया उसमें। जी अगर मेरे फादर ने चलो मेरे को घुसाया, मेरे को इलेक्शन लड़वाया, जी पर मेरे फादर के लड़वाने से मैं इलेक्शन तो नहीं जीत रहा ना, वो तो जनता चुनेगी। जी 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 वो जनता इसने इसलिए चुना क्योंकि मेरे फादर ने पिछले 30 साल में 35 साल में काम किए जनता के। जी कोई एक एलिगेशन नहीं लगा सकता मेरे फादर के ऊपर करप्शन का या किसी से 1 रुपया लेने का। जी मैं पिछले 10-12 साल से अपनी जनता यूथ के बीच में हूँ, जी। मेरे को इसलिए चुना, ये नहीं चुना कि मैं किरनेश जंग का बेटा हूँ इसलिए मेरे को। अच्छा, लोग काफी ये भी बातें करते हैं कि किरनेश जंग जी के घर पे कोई आम बंदा जा ही नहीं सकता अपनी सुनवाई करने के लिए, तो ये अमन सुना है, भाई, अक्सर सुना है अमन भाई आप कभी सुबह आइए, जी सुबह 9 बजे से ही मेरा, आप अभी आए होंगे घर पे, आप जैसे अब जी आए, खुली रोड है, जी जी कहीं जी गेट नहीं है, कहीं रोकटाव नहीं है। जी आप आइए, आप बैठिए, आप सुबह कभी भी किसी दिन भी आप आ जाओ, बिना बोले आ जाइए आप। जी मैं नहीं कहूंगा कि इस दिन आओ या उस दिन आओ, अपने मन से किसी दिन भी आप उठ के आ जाइए 9 बजे के बाद, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जनता क्या बैठी है। ओके रोज मेरे फादर, मैं बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा टाइम लोगों को दिया है। जी मैं स्कूल में होता था, तब भी बोर्डिंग स्कूल में होता था मैं, संडे की एक आउटिंग मिलती थी ओके पूरे महीने में, जिसमें पेरेंट्स आके मिल सकते थे। जी उसमें भी सिर्फ मम्मा आती थी कई बार, क्योंकि पूछता था पापा, तो लोग आगे घर पे बैठ गए। ओके तो लोगों का नरेटिव है, पहले बोला लोगों ने कुत्ते बहुत हैं, कुत्ते काट लेते हैं। जी, ये बात ये भी बात, आप आए कुत्ते दिखे? नहीं। मेरे सारे कुत्ते फ्रेंडली हैं। ओके मैं ये लोगों का बस बीजेपी वाले बोल रहे हैं या किसी जो विपक्ष है या जो नहीं चाहते कि पापा आगे जीते, या मेन रीजन पापा के सबको पापा से दिक्कत ये होती है कि पापा करप्ट फ्री इंसान,
जी एक रुपए की एलिगेशन कोई लगा के दिखा दे, मैं मेरे सामने आके बैठ के या कोई आके मेरे को बोल दे कि आपके फादर ने मेरे से 1 रुपया लिया, ओके अपनी जेब से ही लगाया होगा। पर ये बोलने वाली बातें नहीं है, जनता जानती है। 30 साल 35 साल से काम किया है जनता के बीच में रह के, और काम करते रहेंगे। जी अब अगर सीट का अगर हमारे को अगर लालच होता पॉलिटिक्स का, कि सीट का लालच होता, तो बहुत तरीके थे सीट पे रहने के। जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है, जी सर्वाइवल पापा का सिर्फ यहाँ पे ये रहा है कि कांग्रेस को सर्वाइव कराने का। ओके आपको पता है कांग्रेस की हालत क्या है, पिछले जी 20 साल में 25 साल में कांग्रेस नहीं जीती है। मैं उसी पे ही आना चाहता हूँ कि कांग्रेस में अब पार्टीशंस बहुत हो रहे हैं। आप लोकल लेवल पर लगा लो या फिर स्टेट लेवल पर लगा लो या फिर सेंटर पर लगा लो, हर जगह कांग्रेस में 2 या 3 धड़े बने हुए हैं। यहाँ पर पोंटा साहिब में भी कम से कम 3 या 4, एक पर्सन ने तो कांग्रेस को कबड्डी का भी टैग दे दिया कि कबड्डी में कितने पर्सन होते हैं, 7, कि नहीं, कांग्रेस का वो हाल है। आपने जिन्होंने वो कबड्डी का टैग दिया है उनसे पूछा बीजेपी में कितने ग्रुप हैं? खुद भी तो वो बीजेपी के ग्रुप में से ही है एक। पर वो जनतक नहीं हो रहे ना वो। नहीं, अभी तो उनकी इच्छाएं जाग रही है ना, अभी तो उन्होंने इच्छाएं जागना शुरू कराई है नहीं, अभी। जो बीजेपी के जो हो रहे हैं ना ग्रुप्स, वो अभी जनतक नहीं हो रहे हैं इतने। बट कांग्रेस का ही ऐसा क्यों होता है कि सभी जगह वो सारे मीडिया में बात आ जाती है। अब 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, जी आजादी में लड़ी है, आजादी में लड़ाई लड़ी है, तो इतनी पुरानी पार्टी है, इतने सीनियर लीडर्स, ऊपर से ही कहूंगा मैं, दिल्ली से ही हाई कमांड से लेके स्टेट लेवल से लेके हैं, और हर जगह होती है। ये कोई नहीं है आप गुटबाजी आप कहना चाहें, पर लोग जानते हैं असली नेता कौन है। लोगों को पता है उनके सुख दुख में कौन खड़ा नहीं, है। पर इसका फायदा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी उठा लेती है? वो अभी कांग्रेस को अंदर विचार करने की जरूरत है ना, जी, स्टेट जी। पार्टी स्टेट हेड्स को विचार करने की जरूरत है। जी, इसमें जी, जी। मेरे कहने से या किसी के कहने से तो होगा नहीं। ये तो स्टेट जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, नीचे जिला अध्यक्ष बनाए हैं, वो जो सर्वे करते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट लेके जाते हैं, उसके बगैर भी अब अब ये तो उनके हाथ में ना। अब ऊपर से जितने लीडर बनाएंगे, लड़ेगा तो एक ही इलेक्शन ना। जी इलेक्शन तो एक ही बंदे ने लड़ना है। जी जी 4 एमएलए तो नहीं बन सकते, बनेगा तो एक ही एमएलए, बिल्कुल। टिकट तो एक ही को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब टिकट मिल गया, उसके बाद भी अगर आप पार्टी के साथ नहीं चल रहे हैं, और उसके बाद आपको पार्टी का इतना बड़ा सम्मान देती है, तो वो कैंडिडेट के साथ नहीं, वो आम जनता वोटर्स के साथ धोखा होता है। जी नेता ठीक है आपके, वो अब लोगों को बनाने के लिए है कि नेता बहुत है, पर साथ कितने हैं लोग उनके, काम कितने करा रहे हैं लोगों के, जी ग्राउंड लेवल पे कहाँ है वो? इनसे आप ग्राउंड लेवल पे यही पूछ लीजिए, बूथ कितने हैं हमारे पोंटा में, जी पंचायतें कितनी है। जी आप इनको अपनी गाड़ी से में जाते हैं, अपनी गाड़ी में किसी और को नहीं बिठाते। जी ऐसे तो लोग हैं। अब आप हर बंदे की चलो इच्छा होती है, एवरीवन हैज द एम्बिशंस एंड इट्स राइट, इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। सबके अब सपने लेना अच्छे, पर अपनी सबको अपना वो भी तो पता होना चाहिए ना कि वेयर यू स्टैंड। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं 4 साल में अपने घर पे बैठे रहूं, अपने काम करूं, अपनी मजे लूं। इलेक्शन से 6 महीने पहले मेरे को याद है, हो इलेक्शन आ गया, लोग थोड़ा हल्ला उल्ला करना शुरू करो और टिकट की दावेदारी करो। जी टिकट की दावेदारी करो क्यों? क्योंकि किन्नर जंग जी का टिकट हमने कटवाना है। क्यों कटवाना है आपने? अगर आपने कटवाना है, आप रहो 4 साल 5 साल पूरे फील्ड में रहो ना। जी क्यों? मतलब जनता में आप वोट तो जनता ने देना है, ऊपर लीडर ने थोड़ा ना देना है, सीनियर आपका ना स्टेट प्रेसिडेंट ने वोट देना है, ना राहुल गांधी ने वोट देना है, वोट तो जनता ने देना है ना। तो आप जनता के बीच में रहो। किरनेश जंग जी से इतना लगते क्यों है? खुद की कांग्रेस, दूसरे तो चलो एंटी ही हैं, बट खुद की कांग्रेस किरनेश जंग जी के इतना एंटी क्यों है? अब ये अगर है एंटी तो मेरे ख्याल से सिर्फ यही है कि सिर्फ टिकट का मामला है या फिर कुछ और कोई और रीजन है? देखो, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस ये कहूंगा, मेरे फादर एक साफ छवि के लीडर हैं। मैं उनको मैं काफी बार मैं उनको मजाक में भी बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ आप पॉलिटिशियन नहीं हो, आप सिर्फ लोगों के सेवा करने के लिए हो। आप पॉलिटिशियन नहीं हो, बिकॉज पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है हमारे देश में, हमारी स्टेट में कह लो। पॉलिटिक्स के चक्कर में आप ये बताइए, 21वीं सदी में होके अगर हम लोग को बेसिक राइट्स, बेसिक नीड्स के लिए अगर हमको फाइट करना पड़ रहा है तो सड़क, पानी, बिजली, बेइज्जती वाली बात है। बहुत बेइज्जती वाली बात है। मतलब 21वीं सदी में रह के हम फिर सोचते हैं कि हम
अमेरिका और चाइना से कंपेयर अगर करें। आज भी हमारे मुद्दे सड़कों के है ना, तो हम नहीं प्रोग्रेस नहीं कर रहे, बिल्कुल ये नॉट प्रोग्रेसिंग एज अ नेशन, बिल्कुल ये हम बहुत बैकवर्ड नेशन है। बिल्कुल। हम अपने आप को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं चाइना और उनसे, पर हकीकत में हम उनके बराबर भी नहीं है। दूसरे देशों के मुद्दे होते हैं, कोई टेक्नोलॉजीज के, कि कोई चांद पे जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, और हमारे अभी तक मुद्दे ही सड़कों पर, सड़कें, पानी, सड़क, बिजली। हिंदू मुस्लिम, ये इस चीज पे हम सारे हम हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर 21वीं सदी में भी हमको इन चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो हमारा देश आप सोचो किधर स्टैंड कर रहा है। जी। तो वही है, क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। अब पार्टी वाइज तो होगी ना, आपकी इलेक्शन हो गए, पार्टी निकल गई, अब तो आप सबके हैं ना। आप बीजेपी या कांग्रेस के एमएलए नहीं है, आप बीजेपी या कांग्रेस के एमपी नहीं है, आप बीजेपी या कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर नहीं है जी। आप तो सारी जनता के हैं आप। जी जी। पर ये लोग ऐसे करते हैं कि भाई नहीं, उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया तो हम तो काम ही नहीं करेंगे। जी। मैं सुखराम जी की बात कर, आपने पहला वोट कब दिया? आप मेरे ख्याल से हम दोनों मेरे ख्याल सेम एज के हैं, 2014 में दिया। लोग मेरे से पूछते हैं, आप बीजेपी से सवाल पूछते रहते हैं। भाई मैंने वोट ही 2014 में दिया है, तो मैं उन्हीं से तो पूछूंगा। उससे पहले तो मैं स्कूल में था ना। जी जी। उससे पहले तो मैं पढ़ रहा था, स्कूल में था, पर तब भी हालत अच्छी थी। तेल मेरे को पता याद है कि भाई मैं अगर गाड़ी में, अगर स्कूल जहां से पोंटा से देहरादून भी जा रहा होता था, तो तेल 50, 55, 60 रुपए था। मैं इसी पर आना चाहता हूँ कि जब 2014 में बीजेपी आई है ना, तो वो सड़कों पर कहीं गड़ में सिलेंडर डाल के होते थे, कभी कुछ होते थे, पर आज वही 10 भी क्या, 12 साल हो गए हैं, कांग्रेस ऐसे कभी किसी मुद्दे पर ग्राउंड में नहीं दिखी है। ये इसका कारण ये क्यों है? बात ऐसी है, ग्राउंड पे कांग्रेस बहुत है, ग्राउंड पे बहुत काम कर रहे हैं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, या हमारे सीएम हो जाए या हमारे बाकी लीडर्स हो जाए, पर मीडिया ही नहीं दिखा रही। अब आप मेरे को बताओ, मैं सुबह उठ के टीवी खोल रहा हूँ, मेरे को मोदी जी दिख रहे हैं, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, बोर्ड पे मोदी जी दिख रहे हैं, तेल भराने जा रहा हूँ, वहां मोदी जी दिख रहे हैं, सिलेंडर लेने जा रहा हूँ, वहां मोदी जी दिख रहे हैं। गोदी मीडिया हर जगह कवर करने। आप मेरे को बताया, जब दिखी मेरे को, जो वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है जी, वही हालत हो रही है। पर इसका भी ये है ना कि जब आप कांग्रेस थी आपकी, ठीक है, 2014 से पहले आप कह रहे चलो मीडिया पे सभी जगह वो दिख रहे, आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मीडिया बाय कर लिया, सारा कुछ मार्केटिंग इनकी, दे आर डूइंग मार्केटिंग, नथिंग एल्स, दे आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स। वो काम कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस मीडिया पर क्यों नहीं अपना वो कर सकती? पैसा कांग्रेस के 70 साल की पार्टी है, तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। आप ऑडिट उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, बीजेपी कब बनी? बीजेपी 2014 में बनी। नहीं, वैसे अच्छा, एज ए नेशनल पार्टी, 30 साल हुए होंगे, 30-35 साल। वर्ल्ड रिचेस्ट पार्टी है जी, वर्ल्ड रिचेस्ट पार्टी है। बिल्कुल। कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम्स हुए, रिचेस्ट भी है और बिगेस्ट भी है। आपके इतने स्कैम्स हुए, कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना। अब जब मेरे पास मीडिया एक ऐसा, कहते हैं उसको, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, अब जब वो पिलर ही बेच खाए, तो मुद्दे कौन उठाएगा? बीजेपी ने सिर्फ मार्केटिंग करी है। कांग्रेस अगर अपना 70 साल में, अब मैं उनको आपको यही बता दूं, कांग्रेस का जो एआईसीसी का ऑफिस था, उन्होंने उसकी रिन्यूअल नहीं कराई। अब आप सोच लो, उनको तो उसका विकेट करने का नोटिस आ चुका है। और बीजेपी वालों के दफ्तर देख लीजिए, आप कहीं भी खुल रहा हो, आपने नाहन वाला देखा होगा, तो इसका मतलब दिल्ली वाला देखा होगा। इतनी खस्ता हालत है कांग्रेस की है, सच्ची बात है जी। पार्टी के पास पैसा नहीं है, ये तो बुरे हाल कर देते हैं। आपने पिछले इलेक्शन में नहीं देखा, कांग्रेस के सारे बैंक सीज कर दिए थे इन्होंने, और इनके फंड्स की कोई वो जवाब नहीं है। पीएम केयर फंड का उठा लीजिए, पीएम केयर का फंड पे आपने आरटीआई लगाने से बंद कर दिया। वो कहते हैं ना, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, आपका पीएम केयर का झोला देखने तो दो कितना भारी है। कोई जवाब आप मेरे को बताओ ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के इतने बड़े स्कैम्स हुए, आप कहते हैं गौ रक्षक आप बनते हैं, गौ माता बोलते हैं। इंडिया हैज बिकम द नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर। बिल्कुल, 2014 के बाद वही तो मैं कह रहा हूँ, 2014 के बाद इंडिया हैज बिकम द नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर जी। एंड आप उस गौ माता के नाम पे आप वोट मांगते हैं जी। तो कहाँ है ये? मतलब हिपोक्रेसी है। राम मंदिर के नाम पे आपने चंदा इकट्ठा कर करके पूरी सरकार बना ली, सब कुछ कर दिया, 1200 करोड़ का घोटाला आप उसमें करके, चंदे में करके बैठ गए।
तो ये कहाँ है? ये जनता को जानने की जरूरत है अमन भाई। आप और मैं जितना बोल लें, जितना कर ले, ये जब तक जनता नहीं समझेगी। आपके हिसाब से एमएलए का काम क्या है, आप मेरे को बताएं। एमएलए का काम यही है फिलहाल, पहले उसको सिर्फ अपना एरिया देखना है, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, उनकी समस्याएं सुननी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर फंड्स लेके आना है जहां से, लाने हैं, यही काम काम है है। जनता का। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सुखराम जी कब से एमएलए हैं? सुखराम जी को तो 20 साल हो गए हैं। और अब आप मेरे को बता दीजिए, उनकी सरकार होती है, वो मंत्री भी रह लिए, सीपीएस भी रह लिए, विधायक भी रह लिए, और अभी वर्तमान में विधायक। उनकी अपनी सरकार में बोल देते हैं मेरे अधिकारी नहीं सुनते जी। खुद अपनी विधानसभा में जब चल रही होती है, जब अपनी सरकार होती है, तब ये सोते हुए इनकी वीडियो वायरल होती है जी। हैं। अब ये एक्टिव हो रहे हैं कि भाई कांग्रेस काम नहीं कर रही। आप फिर आप मेरे को बताओ ना, आप लड़ कहां रहे हैं पोंटा की जनता के लिए? आपने आवाज कहां उठाई? वो कह रहे हैं हमने उसमें संसद में उठाई है, भवन में उठा के आपके बस करके, उसके बाद क्या किया आपने? डीएमएफटी में जब आप अभी डीएमएफटी की मीटिंग हुई, डीएमएफटी एक डिस्ट्रिक्ट वो फंड है जो सारे क्रशर्स वगैरह का जो जाता है, वो पैसा डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट, वो भी नहीं हुआ अभी तक। 9 करोड़ कुछ का बजट था डीएमएफटी का। कितने लेके आए सुखराम जी? 20 या 30 लाख। आपको जहां आवाज उठानी है पोंटा की, वहां तो आप उठाते नहीं है। अब आप उठा रहे हैं। आज आपने पदयात्रा की इन्होंने कि सड़कें खराब हैं, सब कुछ खराब है। आप कहां थे इतने टाइम से? इतने टाइम से आप सो रहे थे। क्यों नहीं बता रहे कि क्यों नहीं सड़कें बनी? हर साल रिपेयरिंग का वर्क होता है। इस बार क्या हुआ कि पहले डिजास्टर एक्ट लगा हुआ था हिमाचल स्टेट, पूरे स्टेट में जी। आपको पता है डिजास्टर एक्ट लगा हुआ था, उसमें काम नहीं हो पा रहे थे जी। ऊपर से आपको पता है वो ईरान और उनकी लड़ाई होगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया जी। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। हम पहले रशिया से सस्ता लेते थे जी। वो भी मोदी जी ने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि अडानी का केस चल रहा था यूएस में, आपका धोखाधड़ी का जी। वो केस बंद कराने के लिए आपने यूएस के सामने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए और अपना यूएस की टैरिफ्स उनके हिसाब से दे दी। अब जब हमारा रशिया से सस्ता तेल आना कम हुआ और क्रूड ऑयल वहां पे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से महंगा हुआ, तो आप ये सोचिए ना, उसका फैक्टर यहां पे भी तो प्ले करेगा ना। आप वो सिर्फ पोंटा में ही हो रहा है, पूरे स्टेट में। आप हरियाणा देखिए, हिमाचल देखिए, आप हिमाचल पूरे उसमें देखिए, नेशनल हाईवे का तो काम चल रहे हैं। तो नेशनल हाईवे के फंड भी तो उतने हैं ना सर। वही तो मैं बात फंड्स आप, अच्छा फंड्स की बात करें, फंड्स की मैं आपको, अब आप फंड्स पे आ जाइए। हिमाचल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, ठीक है। हिमाचल की अगर आप अपनी स्टेट की खुद की खर्चा देखेंगे, जो कमाई है सरकार की, वो मेरे ख्याल से 19-20 हजार करोड़ है। ओके, जो साल की जो हिमाचल सरकार अपनी जो कमा रही है, 19-20 हजार करोड़, ये हिमाचल स्टेट की अर्निंग्स है। ओके, जो हिमाचल स्टेट की एक्सपेंडिचर्स हैं, ओके, वो 30 से 40 हजार करोड़ है। अच्छा, लॉस में तो पहले ही चल रही है। बिल्कुल। उसके लिए क्या होता था, सेंटर की एक स्कीम होती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ओके, ये होता था, ये इसलिए थी कि जो स्टेट्स अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकती, सेंटर उनको मदद करती। ये लोन नहीं होता था, ये सिर्फ एक फंड आता था। जो भी आपका बचा हुआ जो एक्सपेंडिचर है, वो स्टेट्स को सेंटर देती थी आरडीजी के नाम से। तो ये अब नहीं हो रहा है आपका कहने का मतलब? हिमाचल में बंद करा दी। हिमाचल क्या, बाकी स्टेट भी करेगी। मैं आपके माध्यम से ही सुखराम जी को भी बोलना चाहूंगा। हमारे सुरेश कश्यप जी हमारे यहाँ के माननीय सांसद है, उनकी तो मैंने कब 15,000 की वोट की लीड लेके गए हैं पोंटा से। उसके बाद तो मेरे ख्याल से वो कभी आए भी नहीं। आए भी होंगे तो कभी किसी काम के लिए नहीं, बस रैली रूली में ही आए होंगे जी। मैं सुखराम जी से कहूंगा, सुरेश कश्यप जी से कहूंगा, जयराम जी से कहूंगा और बिंदल जी से कहूंगा, आप अगर हिमाचल के हित की बात करना चाहते हैं तो एक डेलीगेशन बनाए सीएम साहब के साथ। हम आपके साथ चलने को तैयार है। मोदी जी से मिलिए, दिलवाइए ना फंड। हमारे सीएम अभी वर्क कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट इस वक्त वर्क कर रही है टुवर्ड्स मेकिंग हिमाचल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप ये बात कर रहे हो तो ये बात रुक कहाँ रही है फिर डेलीगेशन वाली? वो तो ये बीजेपी वाले जाने ना। वो तो आप इनसे पूछे, ये क्यों नहीं लेके जाते? इनके पास तो कभी अपने उनसे लेके बात तो है नहीं। कल मेरे ख्याल से कल या परसों का क्या कहते हैं, जयराम जी का ही स्टेटमेंट है कि सीएम सुक्खू जी को तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए आरडीजी बंद करने के लिए। क्या स्टेटमेंट है?
सरकार ने पैसा रोक दिया, आपकी स्टेट वैसी फाइनेंशियली क्राइसिस में है। आप पिछले 4 साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है 3 साल तो लगातार आपदाएं आई हैं, और वो आपदाएं ऐसी थी, इतना लॉस हुआ कि अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट होती इधर, वो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर चुके होते। तो फिर इसका मतलब डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए। आप देख बताइए मेरे को, पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी, काम हुए? ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। ओके। डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से उत्तराखंड में है, काम हो रहे हैं। पर उत्तराखंड की सड़कें तो ठीक है। सड़कें कहाँ वो किधर की ठीक है? केदारनाथ जा रहे हैं, क्यों? वो सेंटर से फंड आ रहा है, वो डायरेक्ट सेंटर से फंड आ रहा है कि वो 4 लेन्स बन रही है, बिकॉज दीज आर ऑल बॉर्डर एरियाज। अभी तो पोंटा में भी आवाज उठी थी कि पोंटा को उत्तराखंड में शिफ्ट कर दो, कि कम से कम सड़कें तो बन जाएंगी। देखो, मैं तो इसमें सीधा साधा यही कहूंगा, ये हमारी जनता की गलती है। हम राइट डिसीजन लेने से पहले, या मतलब हम जवाब लेने से पहले हमको, और या वोट डालने से पहले हम लोग सोचते नहीं है। हम बस ये सोचते हैं कि इलेक्शन का माहौल है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा करीबी है, वो अपनी बिरादरी का है, वो अपनी बिरादरी का नहीं। हम 5 साल पीछे चले जाते हैं हर बार। आप मेरे को बताइए ना, 20 साल से 18 साल हो गए, 18 साल से तो माननीय सुखराम जी हमारे विधायक हैं, मंत्री भी रह लिए। आपने करा क्या? आपने क्या काम किया? आपने सिर्फ सैलरी लेने के लिए यहाँ पे कि आप सैलरी लें? मुद्दे आप उठाओ ना। आप अपनी बेटी को नड्डा जी से मिलाने चले गए, अनुराग जी से मिलाने चले गए, आप ऐसी लेके चलो, पोंटा की जनता को ही लेके चलो, हमें को लेके चलो, हम चलेंगे। गडकरी जी के पास चलिए, सड़कें के लिए पैसे मांगे। फिर ये उनसे बात करेगा कौन? भाई ये तो इनकी सोच है ना, इन लोग को करना ही नहीं है। मैं वही तो आपको बोलना चाह रहा हूं, ये तो इनकी सोच है, इनको काम ही नहीं करने। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलनी है। गिरिपार को इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए रखा हुआ है। एमडीआर में थी वो रोड, पोंटा टू डाकपत्तर, 38 करोड़ के आसपास का उसका डीपीआर बना था। मंत्री जी ने अपने टाइम में सोचा कि भाई ये तो ज्यादा हो जाएगा, मैं अपने इलाके का, अपनी जगह का करता हूं। बद्रीपुर से पुरुवाला इन्होंने अपनी घर के पीछे की रोड इन्होंने 11 करोड़ में बनवा ली। संतोषगढ़ से फतेहपुर तक की इन्होंने 9 करोड़ में बनवा ली। वो तो मना कर रहे हैं। अब आप मना कर रहे हैं तो कौन लेके आया फंड? अब वो बोलते रहे झूठ, अब तो मैं उसमें मैं क्या करूं? ये तो हकीकत है ना, सड़क बनी पड़ी है, कौन लेके आया फंड? आप आरटीआई डलवाइए, निकलवा लीजिए। मैं तो लेके नहीं आया, मेरे फादर तो लेके नहीं आए। फिर आप सड़कों पे, या फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई जब आप तो वैसी सरकार में हो? नहीं, ये तो इनके टाइम में बन चुकी है ना। फिर उस टाइम आप अपोजिशन में थे। नहीं, अब डेवलपमेंट हो रही है, जब डेवलपमेंट हो रही है हम उसमें नहीं, आपको ये होना चाहिए था ना, ये फंड इस जगह के लिए आया है, तो ये उस जगह क्यों लग रहा है? दूसरी जगह आया नहीं था फंड, ये डीपीआर बनी थी। मतलब आप मेरा उसमें वो ना लीजिए, फंड नहीं आया था, डीपीआर बनी थी 38 करोड़ की प्रोजेक्ट एस्टिमेट ये था कि उधर से उधर की कॉस्ट हमारी 38 करोड़ की बनेगी। सुखराम जी ने वो नहीं किया, क्योंकि उनको पता है वो आंचबोझ और गिरिपार वाले लोग भोले वाले लोग हैं। जैसे आज उन्होंने फिर से पद यात्रा निकाल दी। अब उनको दिख रहा है कि भाई लोग, अब क्योंकि टेंडर पास हो चुके हैं सारी सड़कों के, अंबोया वाले उसका भी टाइलिंग का हो चुका है टेंडर, बरसात जैसी हटेगी वो सब लग जाएंगे। अब बस वो क्रेडिट लेने के लिए गए हैं कि देखो मैंने पद यात्रा करी तो सरकार जागी और हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे टेंडर्स की लिस्ट है, ये सारे पास्ड है, ये सारी रोड्स, ये सारी रोड्स आप अगर आप लेना चाहें आप मेरे से इसके बाद आप ले सकते। ये सारी रोड सैंक्शनड है, सारी पास है, ये आपको मैं जरूर दूंगा। तो ये सिर्फ गुमराह करने वाला काम करते, क्रेडिट पॉलिटिक्स। तो ये आप कभी भी आप मेरे से लीजिए, ये सारे इन्होंने जितने भी हमारे रोड के वो हैं सारे पास हैं, टेंडर लग चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस काम शुरू करने की देरी है। और बरसात में वो काम नहीं हो सकता, बरसात में काम करके कोई फायदा भी नहीं। तो ये सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आए हैं। दूसरा मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट पे सुखराम जी ने बोला पीडीएनए का फंड आया है कोई 1.5 करोड़ का, वो भी इन्होंने झूठ बोला। वो 7.5 करोड़ का आया हुआ है, उन्होंने 1.5 करोड़ का बताया। ओके। तो अब आप ये को ये बताए ना, जो बंदा आप उनको, या तो उनको खुद नॉलेज नहीं है ना, या सिर्फ उनको झूठ बोलना आता है। 20 साल से आप मेरे को बताओ, फिर तो ये ब्लेमिंग पॉलिटिक्स हो रही है। ये सिर्फ ब्लेमिंग, मैं आपको वही कह रहा हूं। अभी ये पिछले 5 साल जब इनकी सरकार थी 2022 से पहले, तब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने बोल दिया भाई मेरी तो कोई अपने डिपार्टमेंट में नहीं सुनते। जी। ठीक है। उसके बाद अब ऑपोजिशन में है, तब बोल रहे कि मेरी कोई। भाई तो आप एक काम करिए सुखराम जी, 20 साल आपने राज कर लिया, 20 साल आपने पोंटा की जनता का बेवकूफ बना लिया, आप छोड़ दो।
आपने, आपकी मस्त पेंशन लगी हुई है, आपकी मस्त सेटिंग हो रखी है, सब कुछ, आप आराम करो। तबियत में भी मेरे ख्याल से आपकी थोड़ी बिगड़ी हुई है, आपकी सेहत में अच्छी तरह जल्दी वो आए, सुधार आए, पर जनता को मत तरसाओ ना आप और मैं बता रहा हूं ना, आप मेरे को खुद बताओ, 20 साल बंदा रह लिया पावर में, उनसे अभी भी अगर काम नहीं हो सके तो क्या चाहिए? जनता की गलती है ना फिर तो, कि उन्हीं को बार बार चुन रही है। कोई एक मेजर वर्क आप मेरे को बता दो कि इन्होंने करवाया, कोई आप मेरे को एक मेजर वर्क बताओ। मेरे फादर 12 से 17 में रहे एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए रहे, उनके टाइम में आप उठा के देख लीजिए, और इनके 20 साल में उठा के देख लीजिए काम। अनुराग ठाकुर जी बड़ी बड़ी बातें करके गए एमसी ग्राउंड में कि मैं फ्लड लाइट्स लगाऊंगा, वो फ्लड लाइट्स मेरे फादर ने अपने टाइम में लगी। अनुराग ठाकुर जी बोल के गए मैं रेल लेके आऊंगा, उसके बगैर मैं, उसके बिना मैं पौंटा कभी आएंगे नहीं, 2 बार तो पौंटा आ लिए वो। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, इनसे छोटे से छोटा वर्कर, बड़े से बड़ा लीडर। रिकेश भाई, सारी आपकी बातों से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक है, पर इन सब में कांग्रेस क्या कर रही है? आप कांग्रेस से चाहते क्या? मेरे को मैं कांग्रेस से ये चाहता हूँ कि अगर वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं या फिर वो फंड्स इधर से उधर लगा रहे हैं या कुछ है, तो फंड्स, कांग्रेस कम से कम उन पे सवाल तो पूछे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो हो जहां पे उनसे वो काउंटर सवाल पूछ सके। बीजेपी की आप देख लीजिए, कमेटी 10 साल से है, क्योंकि अब पोंटा में सिर्फ यही बातें हो रही हैं जहाँ पे भी भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, इसका सरासर फायदा बीजेपी। अब आने वाले टाइम में कई कई तो बातें ऐसे कर रहे हैं कि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही, अब बीजेपी आएगी 2027। एमएलए का फंड किसके पास है? एमएलए का फंड तो एमएलए के पास ही होगा। एमपी का फंड किसके पास है? उनके पास ही होगा। किनके एमपी? बीजेपी के। आप मेरे से पूछे ना, मेरे या मेरे फादर के बाद जो बस में है, हम तो वो कर रहे हैं ना। पर आपकी सरकार है ना सेंटर में। सरकार सेंटर में नहीं, स्टेट, सॉरी स्टेट में। स्टेट से आप मेरे को बताए, स्टेट में अब आप स्टेट का काम मैं गिनवा देता हूँ, पोंटा के लिए क्या की। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से शुरू कर देते हैं, जो जिसके मंत्री हमारे माननीय विधायक भी रह चुके हैं जी, ऊर्जा मंत्री जी। पोंटा की सबसे बड़ी डिमांड थी गोंदपुर में 132 केवी का सब वो स्टेशन 220 किलोवाट का बनाने की। बिल्कुल। ये मंत्री रहते हुए अपने टाइम में नहीं करवा पाए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में आए तो काम हो रहा है। ओके। सबसे बड़ी बात, बिजली कट मंत्री, इनको इनके नाम से जाना जाता था इन्हें जी। जितनी बिजली कट आपने मेरे ख्याल से मेंशन भी किया था, मेरे ख्याल से अपने पॉडकास्ट में, पहले सिर्फ एक बार जाती थी महीने में जी। वो भी बता के जी, कि इस दिन पूरे दिन शटडाउन रहेगा जी, जी, जी। इनको तो बिजली कट मंत्री के नाम से भी जाना गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसको सुधार लाने के लिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जिससे रहे शहर में, उसके लिए इंटरलिंकिंग ऑफ फीडर्स की काम चली हुई है। ओके। उसके अलावा 17 करोड़ का फंड आ रखा है पोंटा सब स्टेशन में, जिसमें जो भी पुराने आपके क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या कोई रिप्लेस होने हैं, कुछ भी काम है, वो चेंजेस हो रही है, और जो केबलिंग हो रखी है वो अंडरग्राउंड केबलिंग हो। बहरहाल जाके देखिए मेरे फादर ने कितनी केबलिंग वगैरह अंडरग्राउंड करवाई है जी। ये आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, बैठे बैठे शहर ही सिर्फ वो नहीं है, शहर में आप मेरे को बताओ, अगर शहर का अगर आप देखा जाए जल भराव हो रहा है, 10 साल से कमेटी, 10 से ज्यादा साल से कमेटी किसकी है? इनकी है ना। बिल्कुल। अब उसमें स्टेट सरकार क्या करेगी? आप मेरे को बताओ, कमेटी तो इनकी है जी। से उसमें सीएम ने कुछ करना है? नहीं। अगर कुछ फंड देना है, एमएलए फंड दे सकता है अपने उसमें से। तो ये कांग्रेस को क्यों ब्लेम करते हैं हर बार? भाई पावर में आप हो, सब कुछ आपके पास है, तो कांग्रेस से क्यों सवाल उठा रहे हो? जो स्टेट सरकार कर रही है वो कर रही है, अपना काम कर रही है। मैंने आपको फिर से बताया, स्टेट में फंड्स की कमी है, आरडीजी बंद कर चुकी है बीजेपी सरकार, आपदा के लिए पैसा नहीं दिया इन्होंने। जो उसका पीडीएनए का जो पैसा आया, वो 2023 का एस्टिमेट का, वो 2025 एंड में आया, 2 साल बाद क्यों दिया सेंट्रल सरकार ने? अगले साल आ जाएंगे मोदी जी, फिर से बोलेंगे कि मैं तो हिमाचल का बेटा हूं, मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या किया, मैं तो फोटो भी खिंचवाई है। मैं अभी आप बुलाओ ना जब जरूरत है, इलेक्शन से पहले तो आके कर देंगे वो, अभी बुलाओ ना ग्राउंड लेवल पे। आप मेरे से ये पूछो ना, सब बहुत आसान होता है ब्लेम वर्क देना, पर वो सीट पे बैठा है। सुखराम जी, आपको चुना है जनता ने, आप इस वक्त मेरे भी एमएलए हो, अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा, आप हमको बोलो, हम चलेंगे आपके साथ। भाई मेरी तो सिंपल सी बात है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये ब्लेमिंग गेम बहुत इजी होता है।
मेरे पास अगर फंड होंगे, मैं एमएलए होऊंगा या मेरे फादर एमएलए होंगे, उनके पास फंड होंगे, तब बताओ ना उन्होंने कुछ नहीं किया तो।